वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। पिछले 3-4 दिनों से वीडियोस नहीं आ पाया बिकॉज आई वाज फिजिकली नॉट वेल, फीवर वगैरह और ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर वायरल वगैरह, और ये खांसी अभी भी है। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिहार एपीओ मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका और हमने कहा था कि हम लोग देखेंगे कि जो अपने गेस्ट टॉपिक्स हैं उनसे कितने क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चंस नहीं आए। हमने भी देखा क्वेश्चंस को। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। आपके पास बिहार एपीओ मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमारे वीडियोज यूट्यूब पे पोस्टेड हैं। आप उन वीडियोज को निकाल के देखिए। आईपीसी में 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, एविडेंस में 12 आउट ऑफ 12, माइनर एक्ट 12 आउट ऑफ 12 और सीआरपीसी में 8 क्वेश्चंस आए हैं, 8 आउट ऑफ 12। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये सीरीज बनाने का हमारा इरादा सिर्फ इतना है कि अगर आप में से कोई मेंस वगैरह दे रहे हैं, अब जैसे यूपी एपीओ का मेंस होना है, एमपी एडीपीओ का है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, हमारे सीरीज को आप देखेंगे तो ये मल्टीपर्पस है। चाहे आपका जुडिशियल एग्ज़ाम हो या एपीओ का एग्ज़ाम हो, हायर जुडिशरी का, यूपीएससी का, किसी भी लेवल का, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके कंटेंट, क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। हमारा भी इरादा है कि हम लोग हर सब्जेक्ट का वीडियोज बनाकर सीरीज वाइज यूट्यूब पे पोस्ट कर दें, जिन्हें देखकर आप काफ़ी आसानी से अपने मंजिल और लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये हम लोगों का संकल्प है और यही हम लोगों का एक मिशन भी है। और चलिए अब आज हम लोग फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में 10 वीडियोज पहले से ऑलरेडी पोस्टेड हैं। अब उन दिनों थोड़ा मैनेजमेंट का डिसीजन हो गया था कि भाई माइनर एक्ट की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और आईपीसी का सीरीज स्टार्ट कर दिया जाए ताकि बिहार एपीओ मेंस में स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सीरीज को बीच में ड्रॉप कर आईपीसी स्टार्ट किया। फिर एविडेंस एक्ट का भी मैंने प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले कंक्लूड कर दूंगा। मैंने एविडेंस एक्ट भी कंक्लूड किया। एविडेंस एक्ट के कुछ चैप्टर समय की कमी के कारण बहुत फास्ट किए गए हैं, लेकिन जो भी है फास्ट भी किए गए हैं, डेट इज़ मच हेल्पफुल। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, फास्ट नहीं करना है। वीडियो छोटे छोटे हों, छोटे छोटे टॉपिक पे हों, कंसेप्चुअलिटी आपकी क्लियर हो। आप देखेंगे एग्ज़ाम में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं मेंस में। एक तो स्ट्रेट क्वेश्चंस हो गया और एक थोड़ा से ट्विस्टेड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। पॉइंट इज दिस कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अगर सही मायने में पूछा जाए तो ये सब जो नौटंकी है कि पीटी की अलग तैयारी, मेंस की अलग तैयारी, इंटरव्यू की अलग तैयारी, ये सारी की सारी चीज़ें हवा हवाई और नौटंकी बाजी है। लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप इस तरीके से पढ़ें कि आपका पढ़ा हुआ, चाहे आप पीटी दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो या चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, पढ़ा हुआ आपके काम है। अगर कंसेप्चुअलिटी आपकी ठीक है तो आपका पीटी भी अच्छा होगा, मेंस भी अच्छा होगा और इंटरव्यू भी अच्छा होगा। और कंसेप्चुअलिटी ठीक नहीं है तो बस हवा हवाई ही रहेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दो आई में बी रॉन्ग, जैसा भी आप ठीक समझें। अगर मेरे से पूछें तो दिस इज माय इंडिविजुअल ओपिनियन, रादर पर्सनल ओपिनियन, कि आप तैयारी इस कदर करें कि आपका पढ़ा हुआ, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू, और हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ये आपके स्क्रीन पे देखिए पीटी का क्वेश्चन है, इसी से मेंस का क्वेश्चन। मेंस का
क्वेश्चन थोड़ा सा आज का ट्विस्टेड क्वेश्चन है, पूछा गया डिस्कस द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट व्हिच कुड बी क्लेम्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो आपको फंडामेंटल राइट का इन जनरल नहीं लिखना है इस आंसर में, आपको क्या लिखना है, मेंस में कैसे लिखना है, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें। यही हम लोगों का मिशन है और यही हम लोग समझाते हैं इस वीडियोज के मार्फत आप लोगों को। तो आप तैयारी इस तरीके से करें कि मल्टीपर्पस हो। रही बात पीटी की, जब पीटी नज़दीक आ गया, महीने 2 महीने रह गए, तो थोड़ा एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर दें। मेंस है तो देखिए हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिहार एपीओ इस बार दिया है, उनके हाथों में दर्द नॉन स्टॉप तरीके से, उनकी कलम कहीं रुकी नहीं। उनके पास कंटेंट इतना था कि मतलब काफ़ी उन्हें अब चूँकि राइटिंग प्रैक्टिस 3 घंटे, एक दिन में 2 पेपर 6 घंटे लगातार लिखना तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए एंड यू नीड टू डू लॉट ऑफ राइटिंग वर्क। तो मेंस का जैसे टाइम नज़दीक है तो 2-3 महीने रह जाए तो आप राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा तेज कर दें। पीटी के समय एमसीक्यू थोड़ा ज़्यादा करें और इंटरव्यू के समय आप ओरली क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इंटरव्यू में तो आपके पास समय भी नहीं होता सुधारने का, अगर गलत बोल दिया तो। मेंस में अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसे कट करके आप काट के दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ओवरऑल कंसेप्चुअलिटी हैवली मैटर्स। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया, कैन फंडामेंटल राइट्स बी क्लेम्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो यस, इट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका आंसर डी होगा। मैं डी को टिक कर दूं यहाँ पे। दिस फंडामेंटल राइट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। और इसको थोड़ा सा मैं टॉपिक को पढ़ा लूँ। 2 एप्लीकेशंस हम लोगों को याद रखना, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वर्टिकल मतलब डायरेक्टली अगेंस्ट द स्टेट। तो वर्टिकल एप्लीकेशन में फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन में कि स्टेट के एट पार विथ, एट पैरेलल, समानांतर, फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी इन्फोर्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। और उसी सिलसिले में आर्टिकल 15(2) इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और ये जो आपका आर्टिकल 15(2) यहाँ पे लिखा हुआ, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। अगर मान लीजिए ये आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ इस तरीके का कोड, जैसे देखिए ये सारे शब्द हैं, आप रट्टा मारेंगे आंख बंद करके तो इन सारे शब्दों में से कुछ आप मिस कर जाएंगे। एग्जाम प्रेशर होता है, रिकॉल होगा नहीं रिकॉल होगा। तो देखिए आप इसका एक कोड जैसे RRCSP, तो RRCSP अगर आप याद रखेंगे तो R से रिलीजन, दूसरे R से रेस, C से कास्ट, S से सेक्स, P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। तो RRCSP, और इस ग्राउंड पे वो किसी भी तरह के डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन का, तो DLRC, किसी भी तरह का डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन ही कैन नॉट बी सब्जेक्टेड। मैं जस्ट ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लॉ रट्टा मारने की चीज नहीं है। आप निराश ना हो। आप देखिए रट्टा मारने का काम करेंगे बगैर समझे हुए तो हमेशा हर वक्त निराशा हाथ लगेगी। मैं भी रट्टा मारना शुरू करूं तो मैं भी कामयाब नहीं हो सकता रट्टा मार के।
रट्टा मारेंगे, कुछ ना कुछ भूलेंगे उसमें, और कुछ ना कुछ भूलेंगे। वो मिसिंग जो लिंक होती है इतनी वाइटल होती है कि आपको लगेगा कि आपने बहुत सही आंसर लिखा, लेकिन पता लगा कि आपका रिजल्ट ही नहीं हुआ, तो फिर आप ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि बेईमानी हुआ, तो धांधली हुआ, तो ये हुआ, तो वो हुआ। एनीवे जो भी है कि आप जहाँ कुछ शब्द याद करने की जरूरत है, तो इस तरह से अगर कोडिफाइड तरीके से अगर आप करेंगे तो मिसिंग के चांस नहीं होंगे, इजिली रिकॉल होगा आपको। तो इन ग्राउंड्स पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, तो किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड पे एक्सेस टू किसी दुकान में, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट जैसे चिड़ियाखाना हो गया, सर्कस हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, मूवी हो गया, तो इन कारणों से उनकी एंट्री नहीं रोकी जाएगी। एंड 15(2) इज ऑल्सो अप्लीकेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। इट इज नॉट ओनली अप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट बट इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। इसका क्लॉज भी कहता है द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग हाट, रोड एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड। तो कोई ऐसा, पुराने जमाने में वेल होते थे, लोग पानी पीने के लिए वेल का उपयोग करते थे, टैंक भी हुआ करते थे, बाथिंग घाट आज भी है, रोड एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड। तो ये तो ठीक हो गया कि चलिए जो होली या पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड है, तो वहाँ पे इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई वेल हो, टैंक हो, बाथिंग घाट, रोड या प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हो। अब क्वेश्चन इज दिस कि मान लीजिए कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल है और मैं उस पे कहता हूं कि मैं क्रिश्चियन को इसमें आने नहीं दूंगा, मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल है, तो कैन आई डू दिस? तो मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल है, मेरी मर्जी, मेरा प्राइवेट घर है, मैं अपने घर में किसी की एंट्री करूं ना एंट्री करूं। लेकिन अगर मेरा वही प्राइवेट स्विमिंग पूल अगर इफ दैट इज डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, अगर इफ माई प्राइवेट स्विमिंग पूल इज डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, तो हमारे ऊपर 15(2) की प्रोहिबिशन लागू हो जाती है। एंड अगर इफ आई हैव डेडिकेटेड दैट स्विमिंग पूल फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, तो मैं किसी भी सिटीजन को न रिलीजन, न रेस, न कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी ग्राउंड पे मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनके एक्सेस को डिनाई नहीं कर सकता। अब देखिए आर्टिकल 15 एक और भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि फंडामेंटल राइट सिटीजन को या नॉन सिटीजन को, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है और कुछ फंडामेंटल राइट्स ओनली सिटीजन को, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, ये दीज आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। 14, 20, 21 ये सारे जो हैं वो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल हैं। तो इसके आर्टिकल 15(2) के हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन के 2 क्लॉजेज हैं और सब क्लॉज ए ऑफर्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट owned by private persons. A state A to such institution is not a condition requisite for availability of this right in respect of such places. तो क्लॉज ए इन जनरल है एंड प्राइवेट पर्सन्स आर आल्सो कवर्ड, और क्लॉज बी रिलेट्स टू पब्लिक रिजॉर्ट व्हिच आर आइदर मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड होली इन पार्ट, तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और अगर कोई जनरल पब्लिक के यूज के लिए डेडिकेटेड है तो वहाँ भी नहीं हो सकता। और जनरल पब्लिक वाले केस में वेदर इट इज मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड और नॉट, दैट इज टोटली इमैटेरियल। कुछ और भी आर्टिकल्स हैं which are available can be claimed against individual, जैसे अनटचेबिलिटी। आज भी आप देखेंगे
हमने अनटचेबिलिटी के खिलाफ कानून बना दिया, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि दूर दराज के इलाकों में, गांव में, देहातों में दूसरे कास्ट के, लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता, उन्हें अलग थाली में या अलग कप प्लेट में चाय या पानी पीने को दिया जाता। आप देखेंगे कोई नॉन मुस्लिम आ गया और ज़्यादा वो टीकाधारी है कोई, तो उसको जो है वो अपने जिस बर्तन में पानी वानी पीता है या खाना खाता है उसमें नहीं, अलग वाले में दिया जाता है। तो हम ये जो इविल हैं सोसाइटी के, तो अगर कोई इस तरह का प्रैक्टिस करता है तो जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, उसके इसमें एक्ट बनाया गया है और दैट इज ए पीनल ऑफेंस। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। मान लीजिए मेरा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं स्टूडेंट्स के फ्री स्पीच को अगर कर्टेल करता हूँ तो इट आई कुड बी also subjected to the same, as I cannot curtail। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 आने वाले वीडियोज में जब ये आर्टिकल चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 these articles can also be invoked against private individuals। एक केस हमने लिखा है इसमें, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ एम्प्लॉइज टू हेल्थ लाइज अगेंस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर। मतलब राइट टू हेल्थ दैट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में। तो राइट टू हेल्थ that lies against also private employer, and also added private actors are bound by the decision and direction under article 32। that means कि article 21 can also be enforced against private individual। किसी न किसी को illegally detain कर रखा है, habeas corpus की रिट लग सकती है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी। द कोर्ट और कई केसेस में कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इशूज इन्वॉल्विंग राइट ऑफ प्राइवेसी, तो राइट ऑफ प्राइवेसी दिस राइट कैन आल्सो बी, कोई अगर आपके प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, तो उसके लिए भी रिट कैन बी इशूड। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है आपके प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है या कुछ वैसा, तो दैट कुड बी। तो कोर्ट ने कहा वैसे केस में कि राइट टू लाइफ कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वी सी टुडे विद द इंक्रीज इन सोशल मीडिया द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल आर कंप्रोमाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर द अल्टीरियर पर्पस। तो ये केस, तो अब आ जाते हैं हम लोग मेंस के क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे मोस्ट एक दो लाइन का फंडामेंटल राइट का इंट्रो आप दीजिए कि मोस्ट इसेंशियल राइट। हमने ओरिजिन इवोल्यूशन का वो पिछले सीरीज का वीडियोज आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। तो इंट्रो देते हुए आप फिर आगे लिखिए इन दोनों को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एप्लीकेशन को। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन में फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, उसका एग्जांपल है 15(2) आर्टिकल 19, और ये सारे नीचे लिखे हैं। इन केसेस में भी इस तरीके से इसको लिखिए। इंटरव्यू का क्वेश्चन है वेदर रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ, यस दैट इज मेंटेनेबल। आप इंटरव्यू में आपको आपकी, आप देखिए हमारा कंटेंट तो है, हमने केस लॉ भी यहाँ पे साइट कर दिया है, लेकिन अब इंटरव्यू में केस लॉ वगैरह साइट करना थोड़ा आपसे अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली तो आप बताएं, अदरवाइज इंटरव्यू में आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आप अच्छे पोजीशन में। इंटरव्यू इज नॉट ए फोरम, इंटरव्यू आपका हो रहा है, यू आर नॉट अ स्पीकर। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप वहां लेक्चर नहीं डिलीवर करना। इंटरव्यू के कॉम्प्लिकेसीज और इंट्रिकेसीज को समझिए। आपका इंटरव्यू जो लिया जा रहा है हाई कोर्ट जस्टिस के द्वारा लिया जा रहा है, और उनके सामने सूरज के सामने दिया दिखाना
तो समझदारी बस इतनी है कि आप कम से कम बोले, नपातुला बोले, एक्यूरेट बोले। आपकी लैंग्वेज से आपकी पर्सनालिटी असेस की जाती है। पहले तो मैं एविडेंस एक्ट में आपको पढ़ाया करता था कि इट इज कंडक्ट विच रिफ्लेक्ट इंटेंशन, इरादे, व्यवहार से इरादे का पता लगता है। लेकिन जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं तो उससे पर्सनालिटी पता लगता है। और आपके लैंग्वेज से आपका डेप्थ कितना है, आपकी कंसेप्चुअलिटी कितनी है। तो इंटरव्यू इज जस्ट ए मीन्स टू असेस योर पर्सनालिटी, जस्ट टू इवेलुएट कि आपका कंसेप्चुअलिटी कितनी स्ट्रांग है, आपकी मैच्योरिटी कितनी है, कितनी नहीं। तो आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप बोलें कि यस सर, इट कैन बी फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 हैबियस कॉर्पस रिट, आप ये भी बता सकते हैं। और अगर इतना कह के आपको चुप हो जाना, अगर वो और आगे आपको पूछें तो फिर तब आप बताएं कि केस का भी तब आप दे सकते हैं, राइट टू हेल्थ वगैरह का, राइट टू प्राइवेसी वगैरह का भी बता सकते हैं। तो चलिए कल हम लोग आर्टिकल 15(3) को करेंगे। अब देखिए, अब एविडेंस एक्ट का तो अब था कि थोड़ा बहुत फास्ट क्लासेज हुए हैं, कुछ टॉपिक्स बड़े इत्मीनान से हुए हैं, बड़े अच्छे से हुए हैं। लेकिन अब देखिए, अब ये सारे सब्जेक्ट का वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड होने में 2-3 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट छोटे नहीं हैं, और महासागर अभी बाकी हैं। महासागर मीन्स सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी के कुछ टॉपिक्स हमने नहीं किए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में एक महासागर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियोज बनाते हुए कंसेप्चुअल, मतलब आप पढ़िए इस तरीके से कि उस टॉपिक से चाहे जो मर्जी जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। आपने टॉपिक पढ़ा भी और क्वेश्चन भी मिस हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार, सारा गुड़ गोबर हो गया आपका। तो माई सजेशन, माई एडवाइस टू यू कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो यू फील कॉन्फिडेंट। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियो आपको नॉन स्टॉप तरीके से लगातार मिलती रहेंगी। और याद रखिएगा, आपके बगैर सहयोग और समर्थन के हमारा मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग हर सब्जेक्ट का वीडियो मेंस पर्पस से बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दें, ताकि स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये हर लॉ स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।